नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित पचरा। पिछले कुछ दिनों से आपने कई बार सुना होगा कि महाराष्ट्र सरकार खतरे में है, महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है, किस तरह से परेशानियां बढ़ रही हैं। उस सब के बीच में एक चीज़ जो आपने और सुना होगा वो होगा कि नेताओं पर बढ़ रहा दबाव। केंद्र सरकार की जो एजेंसियाँ हैं, जो केंद्रीय एजेंसियाँ हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, इन सब के ज़रिए महाविकास आघाड़ी के नेताओं का ये कहना है कि उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। हमने देखा सबसे पहले शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक, उन पर दबाव बनाया गया। उसका उन्होंने एक पत्र भी लिखा जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इतना यह भी कह दिया कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से इतना दबाव बनाया जा रहा है कि शिवसेना को बीजेपी के साथ आ जाना चाहिए, ताकि उन जैसे जो नेता हैं, वो हैं अनिल परब है, रविंद्र वायकर हैं, इस तरह के जो शिवसेना के नेता हैं, उन पर जो केंद्रीय जांच एजेंसियां जो उनको तकलीफ़ दे रही हैं, उनके परिवार वालों को तकलीफ़ दे रही है, वो ना दें। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि अनिल देशमुख, जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं, 100 करोड़ रुपए के जो पूरे वसूली का आरोप उन पर लगा है, ईडी की ओर से छापेमारी किया जाती है उनके घर पे, उन्हें 2 बार नोटिस देकर बुलाया गया है, अब तक वो अभी तक गए नहीं हैं। इसके बाद अब पता चलता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की ओर से ही अजित पवार और उनकी जो पत्नी है सुनेत्रा पवार, उनकी जो परेशानियां हैं वो बढ़ जाती हैं। ये सामने आ रहा है। मामला क्या है? मामला दरअसल है 2010 का। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, आरोप यह है कि एमएससीबी जो है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उन्होंने वहाँ पर कुछ लोग जो मौजूद थे, उन्होंने इस बैंक के ज़रिए जो शुगर मिल्स थे, 40 से ज़्यादा शुगर मिल्स हैं, उसे अपने ही करीबियों को और अपने ही रिश्तेदारों के बीच में उसे बांटा है। उन्हीं लोगों ने इसे खरीदा है, ये पूरा आरोप है। इसमें अजित पवार और उनकी जो पत्नी है उस पर आरोप है कि इसी तरह के एक जो शुगर मिल है उसे इन्होंने एक फर्जी कंपनी के ज़रिए, जिसे डमी कंपनी ईडी कह रही है, उसके ज़रिए ख़रीदा है। उसमें इनके ही पैसे लगे और ये तब हुआ जब अजित पवार खुद एमएससीबी का हिस्सा थे। इस पूरे मामले में ईडी की ओर से 65 करोड़ 75 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है और मनी लॉन्ड्रिंग से मामले, जो मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके तहत एक चीनी मिल को जो है वो अटैच भी कर लिया गया है। और ईडी की ओर से जो संपत्ति जब्त की गई है उसमें कोरेगांव के चिमनगांव स्थित चीनी मिल की ज़मीन, इमारत, प्लांट और मशीनें शामिल हैं। तो आरोप यही है कि डमी कंपनी का इस्तेमाल किया गया है, नियमों का उल्लंघन किया गया है, अपने करीबियों को ही ये सारे चीनी मिल से फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है और कम पैसों में उन्हें ये सारे चीनी मिल दिए गए हैं, ये आरोप लगा है। हालांकि अब तक अजित पवार या उनकी पत्नी को बुलाया नहीं गया है पूछताछ के लिए, लेकिन ज़रूर इंक्वायरी उनकी ओर से शुरू की गई है। तो वही महाविकास आघाड़ी ने एक बार फिर से कहा कि इसके ज़रिए बीजेपी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इन नेताओं को दबाया जाए, इनमें कहीं ना कहीं फूट लाई जाए और बीजेपी सत्ता में आए। ये आरोप बार बार उनकी ओर से लग रहा है। संजय राउत ने इतना तक कह दिया कि लगातार कितनी भी कोशिश क्यों ना की जाए, आप सेना भी बुला लें, आर्मी बुला लें, तो अभी महाविकास आघाड़ी को कुछ नहीं होगा। नाना पटोले जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, उनका भी कहना है कि ये सरकार 5 साल चलेगी, इस तरह के दबाव ज़रूर बनाए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग साथ में हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि हाल ही में एक बैठक हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, जिसमें इसी के ऊपर चर्चा हुई कि किस तरह से केंद्र की ओर से इन सारे केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे बचना चाहिए और किस तरह से बचना चाहिए। अजित पवार आए मीडिया के सामने। अजित पवार ने इन सारे जो भी आरोप लग रहे हैं उसे गलत बताया। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई सारे आरोप लगे हैं, जो ये चीनी मिल की बात की जा रही है, जितने भी चीनी मिल हैं उसमें सबसे ज़्यादा कीमत में इसी को बेचा गया था। तो आखिर ये घोटाला कैसे हो सकता है? उन्हें उनकी पत्नी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। जहाँ पर भी बीजेपी विपक्ष में है वहाँ पर इस तरह से किए जाते हैं, ऐसा उनकी ओर से कहा गया। ये वही एमएससीबी है। आपको याद दिला दें, अगर महाराष्ट्र चुनाव जब हो रहा था तब अचानक से एक दिन ईडी के नोटिस में शरद पवार का नाम सामने आता है कि और उन्हें कहा जाता है कि शायद उन्हें इंक्वायरी के लिए बुलाया जाए। आपको याद होगा कि ईडी की ओर से बुलाने से पहले ही शरद पवार खुद कह देते हैं कि मैं चले जाता हूँ वहाँ पर और मैं वहाँ पर जाके अपने बयान या उनको जो कुछ चाहिए वो दे दूँगा। फिर बाद में वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाने लगती है, लोगों की सहानुभूति शरद पवार की तरफ चली जाती है और तब ईडी खुद कहते हैं कि अभी आपको आने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत होगा तो हम आपको कह देंगे। तो ये वही मामला है जिसमें अजित पवार पर अब मुसीबतें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। उन्हें हो सकता है कि आने वाले दिनों में बुलाया जाए। हमें पता है कि आने वाले दिनों में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को भी बुलाया जाना है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रही ताकि आपको समझ में आए कि महाराष्ट्र में आखिर हो क्या रहा है। अलग अलग पार्टी के जो नेता हैं उन पर केंद्रीय जांच एजेंसियां उनके पीछे लगी हैं। इन नेताओं का कहना है
कि दबाव बनाया जा रहा है ताकि सरकार से अलग हो जाए, सरकार में फूट हो और बीजेपी जो मजबूत हो जाए, एक बार फिर से सत्ता में आए। केंद्रीय जांच एजेंसियों का कहना है कि वो अपना काम कर रही हैं और अगर कुछ इन्होंने गलत नहीं किया है तो डरने की बात क्या है। इस सब के बीच सोमवार से महाराष्ट्र में विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। पिछली बार आपको याद होगा विधानसभा सत्र में मनसुख हिरेन से लेकर एंटीलिया का पूरा मामला उठा था। एक शिवसेना के कोटे से जो मंत्री थे उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था। अब तक पूरी सरकार की बात करें तो 2 मंत्रियों को इस्तीफ़ा देना पड़ा, जिसमें एक गृह मंत्री अनिल देशमुख का भी नाम सामने आता है। तो बीजेपी की ओर से कोशिश है कि इस विधानसभा सत्र से पहले किसी न किसी तरह से जो दबाव है वो बरकरार रखा जाए, वो बनाया जाए। अब तक महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर का भी चुनाव नहीं हुआ। बीजेपी कहीं ना कहीं उसकी कोशिश यही है कि अगर दबाव बन जाता है, ये महाविकास आघाड़ी के नेताओं का आरोप है कि अगर इसी तरह से दबाव बना रहता है और स्पीकर का चुनाव होता है तो ये भी हो सकता है कि कई लोग जो सत्ता में हैं वो बीजेपी को वोट कर दें और बीजेपी का स्पीकर बन जाए और सरकार गिर जाए। तो इस तरह के कई सारी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ साफ है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनकी ओर से कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल ज़रूर हो रहा है, उनका उपयोग अब वो केंद्रीय जो सरकार है, केंद्र में बैठी सरकार, वो कर रही है या वाकई ये जांच कर रहे हैं, ये एक दूसरा विषय है। लेकिन राजनीति, अगर नेताओं की बात करें तो उनका कहना है कि राजनीति इस सब में हो रही है और इसी की वजह से कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले दूसरे नेताओं का नाम आ रहा था, अब अजित पवार और उनकी पत्नी का नाम सामने आ रहा है। अब इसमें आगे क्या कुछ होता है ये देखना अहम होगा। क्या इन्हें बुलाया जाता है, क्या वो पहुंचते हैं और किन किन लोगों का नाम सामने आता है। पिछली बार हमने देखा था कि अचानक से, जब आज तक कभी शरद पवार का नाम नहीं था इसमें, वो उनका नाम जोड़ दिया गया था। तो क्या ये सारी चीज़ें भी इसमें होंगी, ये देखना अहम होगा। बहरहाल और किसी को बुलाया नहीं गया है, ना ही अजित पवार को नोटिस दिया गया है, लेकिन ये काफ़ी अहम हो जाता है क्योंकि एक होता है कि आप एनसीपी के किसी नेता को टारगेट करें, एक होता है कि आप पवार परिवार में से किसी को टारगेट करें। और इस बार हुआ यही है कि केवल अजित पवार नहीं बल्कि उनकी पत्नी का नाम, सुनेत्रा पवार का भी नाम सामने आया है। तो इसमें आगे क्या कुछ होता है ये देखना काफ़ी अहम होगा। बहरहाल फ़िलहाल इस वीडियो में हम आपको यही बता रहे हैं कि अब तक की पूरी हलचल क्या कुछ हुई है। सोमवार से जो सत्र शुरू हो रहा है, आप ये समझ सकते हैं कि उसमें हंगामा काफ़ी होने वाला है। पिछली बार हमने देखा कि बीजेपी कितनी पावरफुल थी, भले ही विपक्ष में थी, पूरी सरकार पर वो हावी थी। इस बार क्या कुछ होता है ये देखना अहम होगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे है राजेंद्र दयालकर और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।